तो आपको मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8 स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस की पाठ्य पुस्तक। चलिए पढ़ते हैं कि इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे हम। तो आज़ादी के बाद पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चली। हमने इसके बारे में इस किताब के पहले अध्याय में पढ़ा था। लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया एक ही बार में पूरी नहीं हो जाती। वक्त गुजरने के साथ नई चुनौतियां आई। कुछ पुरानी समस्याएं ऐसी कि उनका समाधान पूरी तरह से न हो सका था। लोकतांत्रिक रास्ते पर जैसे जैसे हम बढ़े वैसे अलग अलग इकाइयों के लोगों में स्वायत्तता की भावना पैदा हुई। कभी कभी स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत के संघीय ढांचे के हदों को पार हदों को हदों को पार करके भी हुई। स्वायत्तता की ऐसी आकांक्षाओं ने कभी कभार हिंसक रूप लिया और संघर्ष लंबा खिंचा। इन संघर्षों में लोगों ने आक्रामक तेवर अपनाए और बहुधा हथियार भी उठाए। यह नई चुनौतियां 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी थी। इस वक्त तक जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग अपनी अंतिम सांसें ले चुका था और केंद्र में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिरता की स्थिति भी इस दशक के कुछ गढ़े संघर्ष और समझौते के दशक के रूप में याद किया जाएगा। इस दशक में असम, पंजाब, मिजोरम और जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया और सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े। इस अध्याय में हम इन्हीं मामलों के बारे में पढ़ेंगे ताकि इन सवालों को उठा सकें। क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनसे उपजे तनाव को किन कारणों से बल मिलता है। भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनावों के प्रति क्या कदम उठाए। लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाइयाँ आती हैं। लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अक्सर क्षेत्र विशेष की भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है और ये आकांक्षाएं स्थानीय जनता या शासकों को संबोधित की जाती हैं। यहाँ जो पोस्टर दिखाया गया है उसे इस संदर्भ में विशेष कहा जाएगा कि उसमें 7 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। स्पष्ट है कि इन भाषाओं के इस्तेमाल का उद्देश्य तमाम भारतीय नागरिकों तक अपनी बात पहुंचाना है। पोस्टर से यह बात साफ जाहिर है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का राष्ट्रीय भावनाओं से कोई बुनियादी टकराव नहीं है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्र और राष्ट्र। चलिए अब क्षेत्र और राष्ट्र को समझेंगे। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों से स्वायत्तता की मांग उठी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी इस मांग के पक्ष में हथियार उठाए। सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। आश्चर्य नहीं कि स्वायत्तता की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते करने पड़े। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका। बातचीत का यह लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरों में रहकर निपटा लिया जाए। बहरहाल समझौते तक पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब तब हिंसा के स्वर उभरे। भारत सरकार का नज़रिया। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नज़रों से बार बार गुजरी है। भारत के विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था जिसमें एक समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। इस अर्थ में भारत का नज़रिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा है, जहां सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया है।
भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा और किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करें। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती है। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें तमाम भागीदारी दी जाएगी। क्या इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रवाद सांप्रदायिकता के समान खतरनाक नहीं है? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद अपने आप में खतरनाक नहीं है? डाउन विद कम्युनिज्म, ये कार्टून कुछ फ्लैश कार्ड लिए है। डाउन विद कास्टिज्म, डाउन विद रीजनिज्म। ठीक है। ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और ज़रूरतों पर भारी पड़े। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकारों के कारण राष्ट्र की बृहत्तर आवश्यकताओं से आंखें मूंद लें। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहाँ क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। तनाव के दायरे। आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश को विस्थापन, देशी रियासतों के विलय और राज्य के पुनर्गठन जैसे कठिन मसलों से जूझना पड़ा। देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मसला सामने आया। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था, कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नागालैंड में और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलन वाले राज्य हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। 1950 के दशक के उत्तरार्ध से पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उनकी मांग आखिरकार मान ली गई। 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। कहा जा सकता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। बहरहाल इन प्रयासों का मतलब यह नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आया। कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां इतनी विकट और जटिल थी कि राष्ट्र निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त पंजाब, असम और मिजोरम में नई चुनौतियां उभरी। आइए हम इन मामलों पर तनिक विस्तार से बात करें और इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों और उनके उदाहरणों को याद करने की कोशिश करें। ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी एक जरूरी सबक है। बोलो वंदे मातरम। खतरे की बात हमेशा सीमांत के राज्यों के संदर्भ में ही क्यों उठाई जाती है? क्या इस सब के पीछे विदेशी हाथ होता है? जम्मू कश्मीर, जो अब एक समस्या नहीं है क्योंकि 35A और 370 हट चुका है। ठीक है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है तो वो दूर हो रही है।
उस समय के साथ सभी प्रदेशों में, सभी क्षेत्रों में समस्याएं तो होती ही हैं, लेकिन समय आने पर सभी जगह उन समस्याओं का निस्तारण भी होता रहता है। चलिए, जम्मू एवं कश्मीर, जैसा कि आपने गत वर्ष पढ़ा है, जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था, परंतु इसके बावजूद भी जम्मू और कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी, और इसके आंतरिक तथा बाहरी प्रभाव भी सामने आए। इसके परिणामस्वरूप कई लोग भी मारे गए, जिनमें निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी और उग्रवादी शामिल थे। इसके अलावा कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ। जम्मू और कश्मीर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है। जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियाँ और मैदानी भाग हैं। इसमें मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं। मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी रहते हैं। कश्मीर क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीर घाटी है। यहाँ रहने वाले अधिकांश कश्मीरी मुसलमान हैं और शेष हिंदू, सिख, बौद्ध तथा अन्य हैं। लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। इसकी जनसंख्या बहुत कम है। इसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख। तो आपका गिलगिट बल्टिस्तान ये हो गया। मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा, बांदीपुर, गंधेरबाला, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, सांभा, जम्मू, उधमपुर, रियासी, रामबन, मीरपुर, राजौरी, पुंछ, शोपियान, मुजफ्फराबाद और आपका कारगिल ये हो गया। लेह लद्दाख। 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर समस्या की जड़ें। J&K एक राजसी रियासत थी। इसके शासक महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। पाकिस्तानी नेताओं ने सोचा कि कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि रियासत की अधिकांश आबादी मुसलमान थी। परंतु उस रियासत के लोगों ने इसे इस तरह नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वे कश्मीरी हैं। क्षेत्रीय अभिलाषा का यह मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलाया गया लोकप्रिय आंदोलन महाराजा से छुटकारा पाना चाहता था, साथ ही पाकिस्तान में शामिल होने के विरुद्ध था। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ लंबे समय से संबंध था। शेख अब्दुल्ला नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से कबायली घुसपैठिए भेजे। इसने महाराजा को भारतीय सैनिक सहायता लेने के लिए बाध्य किया। भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया। परंतु यह तभी हुआ जब महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। E.V. रामास्वामी नायकर 1879 से 1973 पेरियार के नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी उन्नीसवाद के प्रबल समर्थक, जाति विरोधी आंदोलन एवं द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में आत्मसम्मान आंदोलन के जनक। 1925 ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता और द्रविड़ कसगम की स्थापना। हिंदी और उत्तर भारतीय वर्चस्व का विरोध। उत्तर भारतीय लोग एवं ब्राह्मण द्रविड़ से अलग आ रहे हैं, इस मत का प्रतिपादन किया। द्रविड़ आंदोलन। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। यह द्रविड़ आंदोलन के एक बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतरण है। यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर आंदोलन था।
भारतीय राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था। हालांकि आंदोलन के नेतृत्व वर्ग के एक हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की थी, पर आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनाई। नेतृत्व ने अपनी मांग आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का ही इस्तेमाल किया। द्रविड़ आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के हाथों में थी। इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन द्रविड़ कड़गम का सूत्रपात हुआ। यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था तथा उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। प्रारंभ में द्रविड़ आंदोलन समग्र दक्षिण भारतीय संदर्भ में अपनी बात रखता था, लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों के समर्थन न मिलने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे तमिलनाडु तक ही सिमट कर रह गया। बाद में द्रविड़ कड़गम दो धड़ों में बढ़ गया। आंदोलन की समूची राजनीतिक विरासत द्रविड़ मुन्नेर कड़गम के पाले में केंद्रित हो गई। 1925 डीएमके 1953 से 1954 के दौरान डीएमके ने तीन सूत्री आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा। आंदोलन की तीन मांगें थी। पहली, कल्लाकुडी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुरम निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। संगठन की यह मांग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रति उसके विरोध को प्रकट करती थी। हिंदी विरोधी आंदोलन हिंदी प्रोटेगोनिस्ट्स एलिगी बिड टू रिजर्व पॉलिसी। दूसरी मांग इस बात को लेकर थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज़्यादा महत्व दिया जाए। संगठन की तीसरी मांग राज्य सरकार के शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी। संगठन के अनुसार यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती थी। डीएमके हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के भी खिलाफ थी। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने डीएमके को जनता के बीच और लोकप्रिय बना दिया। राजनीतिक आंदोलनों के एक लंबे सिलसिले के बाद डीएमके को 1967 के विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगी। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों का वर्चस्व कायम है। डीएमके के संस्थापक सी अन्नादुराई की मृत्यु के बाद दल में दो फाड़ हो गया। इसमें एक दल मूल यानी डीएमके को लेकर आगे चला, जबकि दूसरा दल खुद को ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक एआईडीएमके अन्ना द्रमुक कहने लगा। यह दल स्वयं को द्रविड़ विरासत का असली हकदार बताता था। तमिलनाडु की राजनीति में ये दोनों दल 4 दशकों से दबदबा बनाए हुए हैं। इसमें से एक दल ने 1996 में से सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहा। 1990 के दशक में एमडीएमके मरुमलर्ची द्रविड़ मुन्नेर कड़गम पीएमके पट्टाले मक्कल कच्ची डीएमके देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम जैसे कई अन्य दल अस्तित्व में आए। तमिलनाडु की राजनीति में इन सभी दलों ने क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे को किसी न किसी रूप में जिंदा रखा। एक समय क्षेत्रीय राजनीति को भारतीय राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना का अच्छा उदाहरण पेश करती है। कश्मीर एक्सेस टू इंडिया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1905 से 1982 जम्मू एवं कश्मीर के नेता, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता एवं धर्मनिरपेक्षता के समर्थक, राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान का विरोध, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, 1947 भारत सरकार द्वारा बर्खास्तगी और
1953 से 1964 पुनः कारावास, 1965 से 1968 1965 से 1968, 1974 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता, राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़। परंतु चूंकि पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, इसलिए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया, जिसने दिनांक 21 अप्रैल 1948 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। पहला, पाकिस्तान को अपने वे सारे नागरिक वापस बुलाने थे जो कश्मीर में घुस गए थे। दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपनी फौज कम करनी थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तीसरा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना था, परंतु इस प्रस्ताव के अंदर कोई प्रगति न हो सकी। इसी बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए, जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया। उस समय राज्य में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता था। ठीक है। बाहरी और आंतरिक झगड़े। तब से जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही। बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया कि कश्मीरी घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, जैसा हमने ऊपर पर जाना। पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबायली हमला करवाया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। भारत दावा करता है कि इस क्षेत्र पर गैरकानूनी कब्जा किया गया है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहता है। 1947 से कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच द्वंद्व का प्रमुख मुद्दा बना रहा। आंतरिक रूप से भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है। आपने गत वर्ष भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अनुच्छेद 370 और 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के बारे में पढ़ा है। इस विशेष दर्जे ने दो विपरीत प्रक्रियाओं को जन्म दिया। जम्मू और कश्मीर के बाहर लोगों का एक वर्ग है जो विश्वास करता था कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त राज्य का विशेष दर्जा राज्य को भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने देता है। इस वर्ग को लगा कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए और जम्मू और कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह माना जाना चाहिए। दूसरे वर्ग अधिकांश कश्मीरियों का मानना है कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। उनकी कम से कम 3 मुख्य शिकायतें थीं। पहली है कि कबायली हमले से उत्पन्न परिस्थिति के सामान्य होने पर विलय मामला राज्य के लोगों को विचार करने के लिए देने का वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ। इससे जनमत संग्रह की मांग उठी। दूसरे, यह अनुभव किया जा रहा था कि अनुच्छेद 370 द्वारा दिया गया विशेष संघीय दर्जा व्यावहारिक रूप से कम कर दिया गया है। इससे स्वायत्तता की बहाल करने पर या अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग उठी। तीसरी, यह अनुभव किया गया कि जिस प्रकार लोकतंत्र शेष भारत में है वैसा जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। रोजा। इस तमिल फिल्म में एक नवोढ़ा पत्नी के दुख और साहस की कहानी बयान की गई है। रोजा के पति का उग्रवादी अपहरण कर लेते हैं। वह खुफिया संदेशों को पढ़ने में माहिर है। उसे कश्मीर में तैनात किया गया है, जहां उसका नाम दुश्मन के खुफिया संदेश को पढ़ना है। पति पत्नी में जैसे ही दाम्पत्य का प्रेम बढ़ने लगता है, वैसे ही पति का अपहरण हो जाता है। अपहरणकर्ताओं की मांग है कि रोजा के पति ऋषि को तभी छोड़ा जाएगा जब जेल में बंद उनकी सरगना को छोड़ दिया जाएगा। रोजा का संसार ढहने लगता है। वह अधिकारियों और राजनेताओं के दरवाजे खटखटाते हुए दर दर भटकती है। यह फिल्म भारत पाकिस्तान विवाद की पृष्ठभूमि में बनी थी। इस वजह से लोगों में यह बड़ी लोकप्रिय हुई। इस फिल्म को हिंदी सहित अन्य भाषाओं में भी रूपांतरित किया गया। मणिरत्नम पटकथा मणिरत्नम अभिनय हिंदी मधु अरविंद स्वामी पंकज कपूर जनकराज 1948 से राजनीति। प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख भूमि सुधार और अन्य नीतियां शुरू की जिनसे सामान्य जन को लाभ पहुंचा, परंतु कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति के विषय में उनकी और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ गया। उन्हें 1953 में पदच्युत कर दिया गया और कई वर्षों तक कैद रखा गया। उनके बाद आए नेतृत्व को उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और वह राज्य में शासन नहीं चला पाए, जिसका मुख्य कारण केंद्र का समर्थन था। विभिन्न चुनावों में अनाचार और हेरफेर संबंधी गंभीर आरोप थे। 1953 और 74 के बीच की अवधि में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों पर प्रभाव डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला रहित
का एक घड़ा कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में रहा, परंतु बाद में यह कांग्रेस में मिल गया। इस प्रकार कांग्रेस को राज्य पर सीधा नियंत्रण प्राप्त हुआ और परिवर्तन किया गया। इसी बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के मध्य समझौते पर पहुंचने के लिए कई प्रयास हुए। 1965 में जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। इसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ, वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया, जिसने शेख अब्दुल्ला, जिसने 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की। शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया, जो मुख्यमंत्री बने, परंतु जल्द ही उन्हें राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुआ। एक गुट एक अल्प अवधि के लिए सत्ता में आया। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत करने पर कश्मीर में नाराजगी की भावना पैदा हुई। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के बाद कश्मीरियों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ, उसे धक्का लगा। यह भावना कि केंद्र राज्य की राजनीतिक राजनीति हस्तक्षेप कर रहा है, पुष्ट हुई। 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र में शासक दल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने की राजी हो गई। सशस्त्र विद्रोह उसके बाद। यह तो वातावरण था जिसमें 1987 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। सरकारी परिणामों के नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की भारी जीत दर्शाई और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे, परंतु यह व्यापक रूप से माना जा रहा था कि परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। 1980 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य में अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी चल रही थी। यह नाराजगी और अधिक बढ़ गई क्योंकि सामान्य रूप से विद्यमान भावना यह थी कि केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर की जा रही हैं। इससे कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, जो उग्रवादी के उठने से गहरा गया। 1989 तक राज्य एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनाने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन मिला। कई वर्षों तक राज्य राष्ट्रपति शासन प्रभावी रूप से सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण में रहा। 1990 से पूरा समय जम्मू और कश्मीर ने विद्रोहियों के हाथों और सेना की कार्रवाई से असाधारण हिंसा को झेला। राज्य में 1996 में ही जाकर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में आई। अवधि के अंत में 2002 में जम्मू और कश्मीर राज्य में चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत प्राप्त करने में विफल रही और इसके स्थान पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आई। 2002 और इससे आगे गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष तक सरकार के मुखिया रहे, जिनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाब नबी आज़ाद मुखिया बने, जो जुलाई 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उससे अगला चुनाव नवंबर-दिसंबर 2008 में हुआ। एक और मिलीजुली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनी। 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्ता में आई, परंतु राज्य को लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। 2014 में राज्य में फिर चुनाव हुए, जिसमें पिछली 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान होना रिकॉर्ड किया गया। परिणाम स्वरूप पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ाने वाली आतंकवादी घटनाएं हुई। जून 2018 में बीजेपी द्वारा मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बना दिया गया। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत में बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण हैं। वहाँ न केवल सभी प्रकार धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय और जनजातीय विविधताएं हैं, बल्कि वहाँ विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएं हैं, जिन्हें नवीनतम अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है। पर यह सारी बातें तो सरकार, अधिकारियों, नेताओं और आतंकवादियों के बारे में है। जम्मू कश्मीर जनता के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कहता है? लोकतंत्र में तो जनता की इच्छा को महत्व दिया जाना चाहिए। क्यों मैं ठीक कह रही हूँ ना? पंजाब 1980, मास्टर तारा सिंह। 1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। इससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदली। हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा। इस साल पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए। मास्टर तारा सिंह 1885 से 1967। तारा सिंह गदर फिल्म में करें। मास्टर तारा सिंह जी प्रमुख सिख धार्मिक एवं राजनीतिक नेता, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के शुरुआती नेताओं में से एक, अकाली आंदोलन के नेता, स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों के साथ समझौता की कांग्रेस नीति के विरोधी, स्वतंत्रता के बाद अलग पंजाब राज्य के निर्माण के समर्थक। राजनीतिक संदर्भ: पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और उसके बाद 1977 में सरकार बनाई। दोनों ही मौक़ों पर गठबंधन सरकार बनी। अकालियों ने आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डामाडोल है। पहली बात तो यही है कि उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने के पहले बर्खास्त कर दिया था। दूसरे, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं था। तीसरे, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बटा हुआ था। कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वे सिख हों या हिंदू, अकालियों से कहीं ज़्यादा समर्थन प्राप्त था। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनज़र 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। 1973 में आनंदपुर साहिब में एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई थी। प्रस्ताव की मांग में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्निर्धारण करने की बात भी शामिल थी। इस प्रस्ताव में सिख कौम नेशन या समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला, प्रभुत्व या वर्चस्व का ऐलान किया गया। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है, लेकिन इससे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा। कुछ साल बाद जब 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई, तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की मांग उठाई। कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत की। हिंसा का चक्र: जल्द ही आंदोलन का नेतृत्व चरमपंथी अकालियों के हाथों से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया और आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को भी क्षति पहुंची।
इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। भारत और भारत से बाहर अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। इन बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूह को और बल मिला। कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक संतप्त था, तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदायों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज़्यादा की तादाद में सिख दिल्ली में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। कानपुर, बोकारो और चास जैसे देश के कई हिस्सों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख परिवार में कोई भी पुरुष न बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। सिखों को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी देर से कदम उठाए। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफ़ी मांगी। संत हरचंद सिंह लोंगोवाला सिखों के धार्मिक एवं 1932 से 1985 सिखों के धार्मिक एवं राजनीतिक नेता। छठे दशक के दौरान राजनीतिक जीवन की शुरुआत अकाली नेता के रूप में 1980 में अकाली दल के अध्यक्ष। अकालियों की प्रमुख मांगों को लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी से समझौता। अज्ञात सिख युवक द्वारा हत्या। स्वर्ण मंदिर पर सेना का कब्जा। भिंडरवाले का पता नहीं। 1984 के चुनावों के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली दल नेताओं से बातचीत शुरू की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब तो समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। समझौते में चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हुई। साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की भी बात पर भी सहमति हुई। इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि 31/10/1984 को या तो बैठकें हुई अथवा हमलावरों से संपर्क साधा गया और उनसे सिखों को जान से मारने। अरे यार, इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि 31/10/1984 को या तो बैठकें हुई अथवा हमलावरों से संपर्क साधा गया और उनसे सिखों को जान से मारने तथा उनके घरों और दुकानों को लूटने के लिए कहा गया। बड़े व्यवस्थित तरीके से हमले हुए और हमलावरों को पुलिस का भी ज़्यादा भय नहीं था। इससे ये जान पड़ता है मानो इन्हें आश्वासन दिया गया हो कि इन कामों को अंजाम देते समय या उसके बाद भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। न्यायमूर्ति ने कहा था। न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग रिपोर्ट खंड 1। अरे की जय हो। हेलो,
इस बात के साक्ष्य मिले कि 31/10/1984 को या तो बैठकें हुई अथवा हमलावरों से संपर्क साधा गया और उनसे सिखों को जान से मारने तथा उनके घरों और दुकानों को लूटने के लिए कहा गया। बड़े व्यवस्थित तरीके से हमले हुए और हमलावरों को पुलिस का भी ज़्यादा भय नहीं था। इससे जान पड़ता है कि मानो इन्हें आश्वासन दिया गया हो कि इन कामों को अंजाम देते समय या उसके बाद भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या के विषय पर बने एक दीवार चित्र को यहाँ महिलाएं देख रही हैं। इंदिरा गांधी शॉट एट कंडीशन क्रिटिकल। इंदिरा गांधी की हत्या के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने अखबार का एक विशेष अपराह्न संस्करण प्रकाशित किया। बहरहाल पंजाब में ना तो अमन आसानी से कायम हुआ और ना ही समझौतों के तत्काल बाद हिंसा का चक्र लगभग एक दशक तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों में मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। साथ ही पुलिस की ओर से भी ज्यादती हुई। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्र में अकाली दल बिखर गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इससे राज्य में सामान्य राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई। संशय और हिंसा से भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24% मतदाता वोट डालने के लिए आए। उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने, चाहे वे सिख हों या हिंदू, इस क्रम में अनगिनत दुख उठाए। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1997 में अकाली दल बादल और भाजपा के गठबंधन को बड़ी विजय मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो उठे। हालांकि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है, लेकिन राजनीतिक अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी है। सिख समुदाय से ही नहीं, पूरे भारत राष्ट्र से माफ़ी मांगने में मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि 1984 में जो कुछ हुआ वह राष्ट्र की अवधारणा तथा संविधान के लिखे का नकार था। इसलिए मैं यहाँ किसी झूठी प्रतिष्ठा को लेकर नहीं खड़ा हूँ। अपनी सरकार की तरफ से, इस देश की समूची जनता की तरफ से मैं अपना सिर शर्म से झुकाता हूँ कि ऐसा हादसा पेश आया। लेकिन मान्यवर, राष्ट्र के जीवन में ऐसी घड़ियाँ आती हैं, अतीत हमारे साथ होता है। हम अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते, लेकिन मनुष्य के रूप में हमारे पास वह इच्छा शक्ति और क्षमता है कि हम अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 11 अगस्त 2005 को राज्यसभा की बहस में हिस्सा लेते हुए। अब पूर्वोत्तर आया। भाई साहब, पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थीं। क्षेत्र में 7 राज्य हैं और इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। इस क्षेत्र में देश की कुल 4% आबादी निवास करती है, लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हुए यह आबादी दोगुनी कही जाएगी। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है। अन्यथा इस क्षेत्र की सीमा चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं और यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। इस इलाके में 1947 के बाद से अनेक बदलाव आए। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासत थीं। देखो भैया, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासत थे। आज़ादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ। पूर्वोत्तर के पूरे इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1963 में राज्य बनाया गया। त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। 1947 के भारत विभाजन के
1947 के भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों से एकदम अलग थलग पड़ गए और इसका सर्व अर्थव्यवस्था पर इससे दुष्प्रभाव पड़ा। भारत के शेष भागों से अलग थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका। यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना में बड़ा बदलाव आया। पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस इलाके का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना जैसी कई बातों ने एक साथ मिलकर एक जटिल स्थिति पैदा की। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों से बड़ी बेतरतीब किस्म की मांग उठी। इस इलाके में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफ़ी बड़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार व्यवस्था बड़ी लचर है। इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज़्यादा संवेदनशील रहा। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर 3 मुद्दे हावी है: स्वायत्तता की मांग, अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। इसमें पहले मुद्दे यानी स्वायत्तता की मांग 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई थी। इससे शेष 2 मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ लिया। ये है हमारे प्यारे भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर, नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा, इम्फाल मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मिजोरम की राजधानी आइजॉल, ये म्यांमार, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और बांग्लादेश की राजधानी हमें ढाका ही मिलेगी, और शिलोंग हो गई मेघालय की राजधानी, और असम की राजधानी होगी दिसपुर, सिक्किम की होगी गंगटोक। चलिए स्वायत्तता की मांग। आज़ादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो यह पूरा इलाका असम कहलाता था। मणिपुर और त्रिपुरा यानी आज़ादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो यह पूरा मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो यह पूरा इलाका असम कहलाता था। ये पूरा इलाका असम था, ठीक है, असम कहलाता था। गैर असमी लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है तो इस इलाके से राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। पूरे राज्य में असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े जनजातीय समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया, जो 1960 में कहीं ज़्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। इन नेताओं की मांग थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाएगा। आखिरकार एक जनजातीय राज्य की जगह असम को काटकर कई जनजातीय राज्य बने। केंद्र सरकार ने अलग थलग वक्त पर असम को बांटकर मेघालय बनाया, मिजोरम बनाया और अरुणाचल प्रदेश बनाया। त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया, ठीक है। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग खत्म नहीं हुई। उदाहरण के लिए असम के बोडो, कर्बी और दिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की। अपनी मांग के पक्ष में उन्होंने जनमत तैयार करने के प्रयास किए, जन आंदोलन चलाए और विद्रोही कार्रवाइयाँ भी की। कई दफा ऐसा भी हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज़्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी जताई। छोटे छोटे और निरंतर लघुतर होते राज्य बनते चले जाना संभव नहीं था। इस वजह से संघीय राज्य व्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की मांग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इन समुदायों को असम में ही रखा गया। कर्बी और दिमसा समुदायों को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई, जबकि बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। मेरी दोस्तों, चोन कहती है कि दिल्ली के लोग यूरोप के नक्शे के बारे में ज़्यादा जानते हैं और अपने देश के पूर्वोत्तर के हिस्से के बारे में कम। अपने सहपाठियों को देखकर तो यही लगता है कि उनकी बात एक हद तक सही है। क्या ये सही है? अलगाववादी आंदोलन। स्वायत्तता की मांग से निपटना आसान था क्योंकि
संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद थे, लेकिन जब कुछ समूह ने अलग देश बनाने की मांग की, और वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सिद्धांतगत तैयारी के साथ, तो इस मांग से निपटना मुश्किल हो गया। देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के दो राज्यों में अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा। इन दो मामलों की आपसी तुलना हमें लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ सबक सिखाती है। आज़ादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही स्वायत्त जिला बना दिया गया। मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। इसी के बाद अलगाववादी आंदोलन को जनसमर्थन मिलना शुरू हो गया। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। क्या बनाया भैया? मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया। इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक तक चली लड़ाई की शुरुआत हुई। ढिंग ढिंग ढिंग। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध, भैया ये भी होशियार थे, गुरिल्ला युद्ध किया। उसे पाकिस्तान की सरकार ने, अरे भैया पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया। अब 1965 का युद्ध ही हुआ था, उसमें पाकिस्तान को मुँह की खाने पड़ी। भारत ने बहुत ढिशुम ढिशुम किया। तो भैया उसने सोचा मिजो नेशनल फ्रंट है ना, इसके साथ हाथ मिला लिया जाए। तो पाकिस्तान ने बढ़िया हथियार सप्लाई किए होंगे। हम तो उस समय पैदा नहीं हुए, लेकिन पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है। उसे पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया था, और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में 1971 में तो बांग्लादेश हुआ था आज़ाद, तो वो पाकिस्तान था, तो यहाँ से पाकिस्तान सप्लाई कर रहा था। और मिजोरम, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तो ये पास ही पास हैं, तो सप्लाई होती रही। ठीक है। इसमें आम जनता को भी कष्ट उठाने पड़े। एक दफ़े तो वायुसेना तक का इस्तेमाल किया गया। सेना के इन कदमों से स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और तेज हुई। 2 दशकों तक चले, 2 दशक यानी 20 साल तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी। इस बात को भांपकर दोनों पक्षों के नेतृत्व ने समझदारी से काम लिया। पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लाल डेंगा भारत आए। उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू की, और राजीव गांधी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान दिया। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच 1986 में एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया। लाल डेंगा भैया मुख्यमंत्री बन गए। यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है। भैया देख लो, शांति से ही समझौता होता है, ढेर से नहीं है। और उसने कला, साहित्य और विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की। भैया सुख शांति होगी तो सुख सुविधाएं भी होंगी हैं। अगर माहौल ख़राब होगा तो किसी का मन नहीं लगेगा, मन अशांत रहेगा तो सब कुछ अशांत रहेगा। लाल डेंगा जी के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। बहुत ही महान पुरुष थे। 1990 क्योंकि लाल डेंगा 1937 से 1990 मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक और नेता 1959 के अकाल के बाद विद्रोही बन गए और भारत के खिलाफ 2 दशक तक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। 1946 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ सुलह और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नवनिर्मित मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। नागालैंड की कहानी, भैया नागालैंड जो है ना हमारा, बहुत ही प्यारा राज्य है। नागालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह है, लेकिन नागालैंड का अलगाववादी आंदोलन ज़्यादा पुराना है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है, और अभी इसका मिजोरम की तरह खुशगवार हल नहीं निकल पाया। अंगमी
जापू फिजो के नेतृत्व में अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में नगा लोगों के एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया था। लो भैया, फिजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए, मान ही नहीं रहे। भैया हम आज़ाद घोषित हो गए, भारत कह रहा बातचीत की टेबल पे आइए, लेकिन नहीं मान रहे। हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नगा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। नागालैंड की समस्या का समाधान होना अभी बाकी है। बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर अप्रवासी आए। इससे एक खास समस्या पैदा हुई। स्थानीय जनता इन्हें बाहरी समझती है और बाहरी लोगों के खिलाफ उसके मन में गुस्सा है, क्योंकि वो आके उनके संसाधनों पर अधिकार जमाएंगे, तो जो मूल निवासी हैं वो तो नाराज होंगे ही, ऐसा वहाँ की आम लोग बोलते हैं। भारत के दूसरे राज्यों अथवा किसी अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसरों और राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की ज़मीन हथिया रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले ने एक राजनीतिक रंग ले लिया और कभी कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएं भी होती हैं। हिंसक घटनाएं भी होती हैं। अब चलिए ये लगा देते हैं ब्लू वाला, क्योंकि हमें ये वाला पसंद है। चलिए तो 1976 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। असमी लोगों का संदेश था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई कि इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। कुछ आर्थिक मसले भी थे। असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहरी भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू ने विदेशियों के विद्रोह में एक आंदोलन चलाया। आसू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आसू का आंदोलन अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। इस आंदोलन ने कई नए तरीके को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया। भैया सभी लोगों का समर्थन था इनको। अब तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएं भी हुई। बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी। यही तो होता है। और धन संपत्ति का नुकसान भी हुआ। बताइए, आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने को तेल आपूर्ति रोकने की भी कोशिश की। अंगमी जापू फिजो 1904 से 1990 नागालैंड की आज़ादी के आंदोलन के नेता, नगा नेशनल काउंसिल अध्यक्ष, भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की, भूमिगत हुए, पाकिस्तान में शरण ली, जीवन के अंतिम 3 दशक ब्रिटेन में गुजारे। 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आसू के नेताओं से बातचीत शुरू की। इसके परिणाम 6 साल की सतत अस्थिरता परिणाम स्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं। जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू और असम गण
संग्राम परिषद ने साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया। असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा दिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। असम समझौते ने शांति कायम हुई और प्रदेश की राजनीतिक का चेहरा भी बदला, लेकिन अप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बाहरी का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की राजनीति में एक जीवंत मसला है। यह समस्या त्रिपुरा में ज़्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। अब बताइए, यहाँ के जो मूल निवासी हैं खुद ही अपने प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोग में भी इस भय के कारण चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है। समाह और राष्ट्रीय अखंडता। इन मामलों से पता चलता है कि आज़ादी के 6 दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मसलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया। हमने देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगातार एक न एक रूप में उभरती रही। कभी कहीं से अलग राज्य बनाने की मांग उठी तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठा, कहीं कहीं से अलगाव के स्वर उभरे। 1980 के बाद के दौर में भारत की राजनीति इन तनाव के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबकों की मांगों में पटरी बैठा पाने की लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता की परीक्षा हुई। हम इन उदाहरणों से क्या सबक सीख सकते हैं? असार्ब्ड एंड डेंजरस। सिक्किम का विलय। अब सिक्किम पे आते हैं। आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। इसका मतलब यह था कि तब सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था, जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा चोग्याल के हाथों में थी। यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पाई क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संभाल नहीं सके। सिक्किम की आबादी में एक बड़ा हिस्सा नेपालियों का था। नेपाली मूल की जनता के मन में यह भाव घर कर गया कि चोग्याल अल्पसंख्यक लेप्चा भूटिया के एक छोटे से अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहा है। चोग्याल विरोधी दोनों समुदाय के नेताओं ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार का समर्थन हासिल किया। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में थी। सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत के सह प्रांत बनने की कोशिश की और उसके बाद 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय की बात की गई। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को तत्काल मान लिया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। चोग्याल ने इस फैसले को नहीं माना और उसके समर्थकों ने भारत सरकार पर साजिश रचने तथा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। बहरहाल भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल था। इस कारण यह मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा न बन सका। काजी लैंदुप दोरजी खांगसरपा 1904 सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के नेता, सिक्किम प्रजामंडल एवं सिक्किम राज्य कांग्रेस के संस्थापक। 1962 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना, चुनाव में विजय उपरांत सिक्किम के भारत में विलय के समर्थक। एकीकरण के बाद सिक्किम कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय। पहला और बुनियादी सबक तो यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र राजनीति का अभिन्न अंग है। क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण से बाहर की घटना नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी हैं। स्पेन में बास्क लोगों और श्रीलंका में तमिल ने अलगाववादी मांग की। भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ विभिन्नताएं भी बड़े पैमाने पर हैं, अतः भारत की क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी होगी। दूसरा सबक यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की
जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना सबसे अच्छा होता है। जरा 80 के दशक की तरफ नज़र दौड़ाएं। पंजाब में उग्रवाद का जोर था, पूर्वोत्तर में समस्याएं बनी हुई थी, असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे और कश्मीर घाटी में माहौल अशांत था। इन मसलों को सरकार ने कानून व्यवस्था की गड़बड़ी का साधारण मामला मानकर पूरी गंभीरता दिखाई। बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलनों के साथ समझौता किया। इससे सौहार्द का माहौल बना और कई क्षेत्रों में तनाव कम हुआ। मिजोरम के उदाहरण से पता चलता है कि राजनीति सुलह के जरिए अलगाववाद की समस्या से बड़े कारगर तरीके से निपटा जा सकता है। तीसरा सबक है सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना। सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर देना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दलों और समूहों को केंद्रीय राज्य व्यवस्था में हिस्सेदारी बनाना भी जरूरी है। ठीक इसी तरह यह कहना भी नाकाफ़ी है कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को उसके मामलों में स्वायत्तता दी गई है। क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है। इसी कारण देश की नियति के निर्धारण में क्षेत्र की बातों को वजन दिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों में क्षेत्रों को वजन नहीं दिया गया तो उसमें अन्याय और अलगाव का बोध पनपेगा। चौथा सबक यह है कि आर्थिक विकास के एतबार से विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। भारत में आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक साथ क्षेत्रीय असंतुलन भी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पिछड़े प्रदेशों अथवा कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को लगे कि उनके पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। वे यह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जो नीतियां बनाई है उसी के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। अगर कुछ राज्य गरीब रहे और बाकी तेजी से प्रगति करे तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। साथ ही अंतर्मानवीय अथवा अंतर क्षेत्रीय प्रवास में भी बढ़ोतरी होगी। सबसे आखिरी बात यह है कि इन मामलों से हमें अपने संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का पता चलता है। वे विभिन्नताओं को लेकर अत्यंत सजग थे। हमारे संविधान के प्रावधान इस बात के साक्ष्य है। भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनाई है वह बहुत लचीली है। अगर अधिकतर राज्यों के अधिकार समान है तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में विभिन्न जनजातियों को अपने अलग आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। पूर्वोत्तर की कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में वे प्रावधान बड़े निर्णायक साबित हुए। भारत का संवैधानिक ढांचा ज़्यादा लचीला और सर्वसमावेशी है। जिस तरह की चुनौतियां भारत में पेश आई वैसी कुछ दूसरे देशों में भी आईं, लेकिन भारत का संवैधानिक ढांचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहाँ अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला। भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया कि क्षेत्रीयता लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। राजीव गांधी 1944 से 1984 से 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री 1980 के बाद राजनीति में सक्रिय पंजाब के आतंकवादियों, मिजो विद्रोहियों तथा असम में छात्र संघ में से समझौता, खुली अर्थव्यवस्था एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के हिमायती सिंघली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना को श्रीलंका की सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका भेजा। संदिग्ध एलटीटीई आत्मघाती द्वारा हत्या, गोवा मुक्ति। हालांकि 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया था, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। यह क्षेत्र 16वीं सदी से ही औपनिवेशिक शासन में था। अपने लंबे शासनकाल में पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया। उसने यहाँ के लोगों को नागरिकों अधिकारों से वंचित रखा और बलात् धर्म परिवर्तन कराया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने पर रजामंद करने की कोशिश की। गोवा में आज़ादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चला है। इस आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान किया। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेज दी। 2 दिन की कार्रवाई में भारत सेना ने गोवा को मुक्त करा लिया। गोवा, दमन और दीव संघ शासित प्रदेश
जल्दी एक और समस्या उठ खड़ी हुई। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेतृत्व में एक तबके ने मांग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए, क्योंकि यह मराठी भाषी क्षेत्र है। बहरहाल बहुत से गोवावासी गोवानी पहचान और संस्कृति की स्वतंत्र अहमियत बनाए रखना चाहते थे। कोंकणी भाषा के लिए भी इनके मन में आग्रह था। इस तबके का नेतृत्व यूनाइटेड गोवन पार्टी यूजीपी ने किया। 1967 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण कराया। इसमें गोवा के लोगों से पूछा गया कि आप लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं अथवा अलग बने रहना चाहते हैं। इस मसले पर सरकार ने जनता की इच्छा को जानने के लिए जनमत संग्रह जैसी प्रक्रिया अपनाई। अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में मत डाला। इस तरह गोवा संघ शासित प्रदेश बना। अंततः 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बना। तो अब देखिए, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, गोवा बैक विद द मदरलैंड। ये अभ्यास प्रश्न है। कश्मीर की स्वायत्तता के मसले पर विभिन्न पक्ष क्या है, इसमें कौन सा पक्ष आपको समुचित जान पड़ता है।